सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है। फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। हम कभी भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। हम इस मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। अभी जो नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हमने जद्दोजहद की है। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जो कौम से मोहब्बत करता है और कौम के लिए दिन रात काम करता है, वो हमारे सरों के ताज हैं। दिल में तड़प हो तो रास्ता फिर अल्लाह ताला बताता है। आज ये मैं कहूँगा कि खिदमत का साथ देना है या फिर फरेब का साथ देना। आपको घबराहट होगी, मगर अवाम की घबराहट खत्म हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। क्या सांझे की हंडिया बीच चौराहे पर फूट रही है? हुकूमत बने 1 हफ्ता गुजर गया लेकिन काबीना हलफ नहीं उठा सकी है। सुना है कि ओहदों की तकसीम पर भी इख्तिलाफात जोर पकड़ रहे हैं। शायद सदर मुमलिकत के ओहदे की यकीन दहानी न होने पर मौलाना भी बड़े दिल बर्दाश्ता हो गए। जब फौरी इलेक्शन का मुतालबा लेकर गोया इमरान खान और मौलाना एक पेज पर आ गए। कहते हैं मुसालिहत की भी कोई हद होती है। अलगर्ज बड़ी नाजुक सूरत हाल है और साथ साथ ही इंकशाफात और एतराफात का दौर दौरा है। हाय उज़ूद पशेमा का पशेमा होना, काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस हो, उस्मान बुज़दार का इस्तीफा हो, 2018 के इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम हो। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में गलतियों का एतराफ़ कर लिया है। साथ ही PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान नाज़रीन ऐसे वक्त में किया गया है कि जब हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में इलेक्शन कमीशन 1 माह में PTI फॉर्म फंडिंग केस का फैसला सुनाने जा रहा है। इमरान खान खतरा भाप गए हैं, नाअहली का डर सताने लगा है। अपने ही लगाए हुए चीफ को वो क्यों हटाना चाहते हैं, इसकी वजह बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती इस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुई है। बैरूनी साजिश का बयानिया हो या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ऑप्शंस की बात हो, DG ISPR वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दूसरी तरफ हुकूमत का आला निज़ाम, बल्कि निज़ाम आला चल रहा है। बाप वज़ीर आज़म है, बेटा वज़ीर आला है, हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए, लेकिन अचकन पहनना उनका अभी भी महाल हो गया है। तकरीब हलफ बर्दारी जो नहीं हो सकी है। सदर ने हतमी फैसले तक गवर्नर पंजाब को काम जारी रखने का कह दिया है। अब जो कुछ आज से 1 दिन पहले पंजाब में हुआ था, सबसे पहले जरा आगाज करते हैं वहां से। कामिल अली आगा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सेनेटर हैं, काफ लीग के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कामिल अली आगा साहब। जी वालेकुम सलाम। कामिल साहब, सबसे पहले तो परवेज इलाही साहब की तबीयत के हवाले से आगाह कीजिए, खैरियत से हैं वो? जी काफ़ी बेहतर हैं जी, आज काफ़ी बेहतर है तबीयत उनकी। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे उनको। कामिल अली आगा साहब, सर पंजाब असेंबली में जो कुछ भी हुआ वो काफ लीग की रिवायत नहीं है सर, इससे कॉन्फ्लिक्ट करती है। आपकी इत्तेहादी PTI के अरकान असेंबली स्टाफ की मदद से सर ऐवान में लोटे लेकर आए, डिप्टी स्पीकर की दुर्गत बनती रही वहां पर सर। और जो चौधरी परवेज इलाही साहब की जो वीडियोस मैंने देखी उसमें वो थम्स अप करके हौसला अफजाई करते रहे, हौसला बढ़ाते रहे। कामिल अली आगा साहब, कतई तौर पे गलत बात है। ये सारी चीज़ें जो हैं हकायक के बिल्कुल मुनाफी हैं। हकायक ये हैं कि जब डिप्टी स्पीकर हाउस के अंदर एंटर हुए तो उनके प्राइवेट गार्ड उनके साथ थे। आपको इल्म होना चाहिए कि दुनिया की पार्लिमानी तारीख के अंदर कभी भी किसी एक मौका पर हाउस ऑफ कॉमन में 4 सिपाही दाखिल हुए थे। उस पर जो स्पीकर ने रूलिंग दी थी आज तक वो सबको याद होनी चाहिए और वो बेवकूफ़ होके असम्बली से निकाल दिए गए। एक मरतबा 450 साल पहले एक बादशाह खुद 7 मेंबरान को गिरफ्तार कराने के लिए हाउस ऑफ कॉमन में दाखिल हुए और स्पीकर से मुखातब हुए। स्पीकर ने कहा मेरे कान मेरी असम्बली है, मेरी ज़बान मेरी असम्बली है, मेरी आँखें मेरी असम्बली हैं। बादशाह सलामत, आप इस हाउस से बाहर चले जाएं। आपका इस हाउस के अंदर आना गैर कानूनी है, गैर पार्लिमानी है। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। तो ये जो जब वो प्राइवेट गार्ड्स के साथ दाखिल हुए तो ख्वातीन मेंबरान ने एहतजाज किया, वो डाइस के गिर्द चली गई। डाइस के गिर्द जाना जो है
ये पार्लिमानी रवायत का हिस्सा है। वहां पे जाके वो एहतजाज कर रही थी, प्राइवेट गार्ड्स ने उनको थप्पड़ मारे, उनको धक्के दिए, जिसके ऊपर फिर मर्द हजरात भी इश्तहाल में आए, वो भी एहतजाज के लिए कितने जुल्म की बात है आगा साहब, कितने जुल्म की बात है वो जो कुछ आप बता रहे हैं। ये वाली वीडियोस क्यों नहीं आई सर सामने? उन्होंने गार्ड्स को निकालने की कोशिश की, बड़ी गलत बात है ये। जिनका दफा किया डिप्टी स्पीकर ने, जो मैं समझता हूं कि गैर आईनी, गैर कानूनी और रूल्स और प्रोसीजर के खिलाफ, असेंबली के रूल्स और प्रोसीजर के खिलाफ जो अदालत ने उसको नॉमिनेट कर दिया, वो वजह बना। मैं समझता हूँ सर ये डाइस के पास लोटे लेकर आ जाना, ये असेंबली का, ये उसकी कार्रवाई का हिस्सा है सर। डाइस के पास बिस्तर लगा लेना, खातून अरकान का बिस्तर लगा के बैठ जाना, ये असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा है सर, ये बिजनेस का हिस्सा है सर। लोटे लाने की रवायत तो नून लीग ने कायम की थी। सबसे पहले नून लीग लोटे लेके आई असेंबली के अंदर, और वो तवातर के साथ, हालांकि उसकी अपनी रवायत ही है कि वो लोटों की बुनियाद पर हुकूमत करते हैं हमेशा। आप छांगा मांगा से लेके देख लें, ये 2013 में जो हुकूमत बनाई इन्होंने, 13 हमारी जमात के लोगों को लोटा बनाया और 5 साल सर आपका तो तरीकेकार नहीं है ना, ये तब्दीली सरकार का तो तरीकेकार नहीं था ना ये, तो फिर क्या फर्क रह गया मुस्लिम लीग नून में, परवेज इलाही साहब की जमात में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? 700 पुलिस वाले, आईजी असेंबली के अंदर, चीफ सेक्रेटरी असेंबली के अंदर, एडिशनल आईजी अपना जो है वो असेंबली के अंदर, और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असेंबली के अंदर, डीआईजीज असेंबली के अंदर, एसएचओ असेंबली के अंदर, 700 पुलिस वाले असेंबली के अंदर। ये फेक इलेक्शन जो कराया गया है, ये मैं समझता हूं सारी वजह बना, ये इस हंगामे की बुनियाद बना दी गई। वहां पे ज़ाहिर है असेंबली के अंदर अगर कोई दाखिल होगा, और मैं सेनेटर हूं, मैं पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, पंजाब असेंबली के हाल के अंदर आप दाखिल नहीं हो सकती, सारे सहाफ़ी मीडिया दाखिल नहीं हो सकता, उनकी गैलरीज मौजूद हैं जहां पे वो बैठ सकते हैं, लेकिन पुलिस की कोई गैलरी नहीं है। विजिटर की गैलरीज हैं, लेकिन पुलिस के लिए कोई गैलरी भी नहीं है। तो वो कैसे अंदर आ गए? आगा साहब ये जो रिपोर्ट है सर, ये जो रिपोर्ट है, ये देखें, ये सारी चीजें, ये बात करनी चाहिए। बिल्कुल मैं करती हूँ इसके ऊपर भी बात, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ उसका तो जवाब दीजिए। सारा दिन बैठ के सर उसकी ट्रांसमिशन करती रही हूँ, सारे मनाजिर मेरे सामने मौजूद थे, डिप्टी स्पीकर साहब के बाल नोचे गए, खवातीन अरकान जो वहां पर मौजूद थी उनकी जानिब से पुलिस एहलकार जो अंदर आ गए, उनको मारा पीटा गया। यानी प्राइवेट गार्ड लेके आएगा डिप्टी स्पीकर, जबकि वहां पे अपनी सिक्योरिटी है। तो सर अगर डिप्टी स्पीकर प्राइवेट गार्ड के साथ आता है तो क्या वो ये डिजर्व करता है कि उसके बाल नोचे जाएं कामले आगा साहब, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जाएं, वो ये डिजर्व करता है सर? अगर प्राइवेट गार्ड मौजूद हो तो वो थप्पड़ मारना डिजर्व करता था। उसने ख्वातीन के साथ बदतमीजी करवाई, उसने ख्वातीन मेंबरान की जो तकद्दस है उसको पमाल किया, उसने असेंबली के तकद्दस को पमाल किया। वो किस चीज के लिए डिजर्व करता था, इसका आप अंदाजा लगा लें। यानी पार्लिमानी रिवायत को उसने खत्म कर दिया, दफन कर दिया, उसके बाद उसका तकद्दस कहां रह गया था? सही सर, परवेज इलाही साहब लहू लुहान हुए हैं, अगेन आगाज में मैंने दुआ दिया उनके लिए, लेकिन खान साहब कराची आए थे, उन्होंने जलसे में तस्करा तक नहीं किया सर, ना उन पर तशद्दुद की कोई वाज़े मजम्मत की गई। काफली कैसे देख रही है सारे मामले को, और क्या कोई टेलीफोनिक राब्ता वगैरह हुआ है खैरियत पूछने के लिए, खैरियत दरियाफ्त करने के लिए? उनकी तरफ से बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर उनका ट्वीट आ गया, उन्होंने पुरजोर मजम्मत की, उन्होंने कहा कि ये फेक इलेक्शन है, जिस इलेक्शन की बुनियाद ये हो कि वहाँ पे चेयर कोई ना कर रहा हो, वो किस चीज़ का इलेक्शन है? कोई भी उठ के विजिटर गैलरी में खड़ा होकर इलेक्शन करा दे, वो इलेक्शन हो जाएगा? कैसे इलेक्शन होगा? रूल्स और प्रोसीजर जो है असेंबली का मौजूद होता है, वही सबसे बड़ा कानून होता है असेंबली के लिए, उसको फॉलो करना होता है। सर आप वो वाहिद इत्तेहादी थे जो आखिर तक खान साहब के साथ रहे हैं, इत्तेहादी नहीं होने चाहिए सर। अब वही इमरान खान कहते हैं कि इत्तेहादियों को टिकट देना गलती थी, आप वो वाहिद इत्तेहादी हैं सर जिन्हें टिकट दिए गए और आपने इत्तेहादी की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था, तो क्या ये इशारा किसके लिए है सर, किसकी जानिब किया गया है? हमें किसी ने कोई टिकट नहीं दिया,
हमारे टिकट हमारी पार्टी ने जारी किए, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे दस्तों से और प्रेसिडेंट के दस्तों से टिकट जारी होते हैं। इसलिए ये कहना कि हमारी जमात को किसी ने टिकट दिए, ये किसी और के लिए वो बात कर रहे होंगे, हमारे मुतल्लिक उन्होंने बात नहीं की। सर किसके लिए बात हमने तो उनको इलेक्शन के अंदर फैसिलिटेट किया, हमने तो फैसिलिटेट किया अपने जो हमारे टिकट होल्डर थे उनको हमने कई जगह पे सीट एडजस्टमेंट करके उनको विड्रा किया, हमने तो उनको फैसिलिटेट किया। उनके कई मेंबरान जो है वो हमारी वजह से, हमारे वोटों की वजह से जीते। बिल्कुल ये होता है, हमेशा होता है, जहाँ पे इत्तेहाद होता है वहाँ पे होता है। लेकिन हमें हमारी पार्टी के टिकट हमने खुद जारी किए। सही। अच्छा सर, आज ख्वाजा साहब ने असेंबली में कहा कि परवेज इलाही से मुलाकात में सब तय पा गया था, वजारत आला के लिए दुआए खैर भी हो गई थी, लेकिन आपने फिर भी पीटीआई का साथ दिया और अब वो भी आके दिखा रहे हैं। तो सर कितना नुकसानदेह ये फैसला आपकी सियासत के लिए? कोई नुकसान नहीं। हमें पता है कि ये हमेशा झूठ बोलते हैं, इनकी रिवायत है झूठ, इनकी सियासत ही झूठ की बुनियाद पे है। ये हमेशा वादे करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि ये हमें इस किस्म का अलायंस कबूल नहीं है, चाहे वजारत आला वो देते हैं या नहीं देते, हम वो वजारत आला मांगे टांगे की लेने के लिए तैयार नहीं है। हम जिनके अलाई रहे हैं पूरे इक़्तिदार के अंदर, उनके साथ ही हम इस वक्त भी शामिल रहेंगे और उनके साथ सियासत करेंगे। सर तारिक बशीर चौधरी साहब और चौधरी सालेक, इन्होंने मोनिस इलाही के खिलाफ जाकर शहबाज शरीफ को वोट दिया। सर तो वोटर्स की बात तो बाद में, यहाँ तो इख्तलाफात घर में ही हो गए। आगा साहब इस बात की वजाहत जो है चौधरी शुजात हुसैन साहब कर चुके हैं। वो आप उसका फुटेज निकाल लें, वो देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। सही है। सर आप भी बता देना क्या कह रहे हैं। मैं जब चौधरी शुजात हुसैन साहब ने अपने ज़बान से चीज़ें वाजे कर दी हुई हैं, उसके बाद मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर मेरी कम इल्मी मैं सुन नहीं सकी, आपसे इसलिए सुनना चाह रही हूँ, क्या कहा है उन्होंने? वो आप निकाल के देख लें, वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। चलिए ठीक है सर। अच्छा ये बताइए, पीटीआई पंजाब असेंबली से मुस्ताफी होने का सर ऐलान कर दे तो क्या काफ लीग का फैसला भी यही होगा? ये फैसला हमारी जमात ने करना है। हमारी जमात की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होगी। इस वक्त तो हम इलेक्शन में हैं और वो प्रोसेस जो है उसको भी चैलेंज कर रहे हैं, वो फेक इलेक्शन को भी चैलेंज कर रहे हैं। और जो तशद्दुद हुआ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर, उसके मुतल्लिक़ आपको आज मुझे अफसोस हो रहा है कि आप जैसे सहाफ़ी जिनके साथ हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही ने, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मोहब्बत की, उनके लिए काम किए और वो काम किए जो 76 साल में मीडिया के लिए जो काम नहीं किए किसी ने, वो उन्होंने काम किए, इतनी उनको फैसिलिटेट किया। और आज अगर वो इस तशद्दुद के ऊपर और वो कातलाना हमला जो हाउस के अंदर हुआ और मेंबरान असम्बली जो नून लीग के मेंबरान असम्बली से हमजा शहबाज शरीफ की हदायत के ऊपर उन्होंने हमला किया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो बाल बच गए। हालांकि वो इसलिए बच गए कि वो बेहोश होकर गिर गए। उस वक़्त उन्होंने सोचा कि अब तो ये अब क्या नाम है, हमारा मकसद पूरा हो गया, तो वो उन्होंने छोड़ा और कुछ लोगों ने छुड़ाया। अदरवाइज़ उनकी पूरी कोशिश थी कि उनको जान से मार दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए। इसके ऊपर आप लोगों को एहतजाज करना चाहिए था और आज का प्रोग्राम आपको इसके ऊपर करना चाहिए था। किस तरीके से डंडों से, सोटों से और पूरे प्रोग्राम के तहत उनके ऊपर, हालांकि वो पीछे बैठे हुए थे जाके उस वक्त वो अगली सीटों पे भी नहीं थे, पीछे बैठे हुए थे, उस वक्त हमलावर हुए। सर मैं जो फुटेजेस दिखा रही हूँ वो फुटेजेस बड़ी मुख्तलिफ हैं और आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप भी सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरे पास जो मनाजर हैं ज़रा वो वाला मंजर भी दिखाइए कि जब वो लोग जो अंदर आ रहे थे उनको चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर मौजूद थे और आप जो आगाज़ में बात कर रहे थे सर चौधरी परवेज़ इलाही साहब अंदर लेकर आ रहे हैं लोगों को। बहरहाल आप जो कह रहे हैं आपकी बात को भी, क्योंकि लोग वो साथ फुटेजेस भी देख रहे हैं।
और चौधरी परवेज लाई साहब ने क्या किनको लाना था सर? वहाँ पे तो वो फुटेज दिखाइए, वो फुटेज दिखाइए प्लीज, इसको फुटेज को प्ले करें जरा। 300 वर्दी में, और वो आप लोग आपको हेलमेट वाले पुलिस वाले नजर नहीं आए जिनको मेंबरान असेंबली रोक रहे थे, जिनको वो अपना जिनको वो वाकई उनके साथ जो पुलिस वाले नहीं, आप कह रहे हैं ज़ाहिर है आप कह रहे हैं वो रोक भी रहे थे, उनको धक्के भी दे रहे थे। जो डिप्टी स्पीकर को मारा गया उनके साथ उससे ज्यादा होना चाहिए था, इसलिए ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि वो प्राइवेट गार्ड्स को लेकर आए थे। जो फुटेजेस आगा साहब हमारे पास मौजूद हैं सामने, वो आउटसाइडर्स हैं जिनको चौधरी परवेज इलाही साहब अंदर आने की दावत दे रहे हैं सर। उनके सामने स्पीकर साहब खड़े हुए हैं, उनके सामने आउटसाइडर्स आ रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब लेके आए थे सर। मैं फुटेजेस दिखा देती हूं ना आपको, प्लीज वो फुटेज को प्ले करें। ये सारे लोग जो हैं ग्वाल मंडी के गुंडे जो हैं वो अपना जॉगिंग आपके सामने मॉनिटर टीवी मौजूद है, वो फुटेज में दिखा रही हूं साथ साथ। वो पुलिस वाले वो फुटेज देख लें, पहने हुए वो दाखिल हुए, वो फुटेज आपको नजर नहीं आ रही। फुटेज देखें सारे पुलिस वाले, ये वाली फुटेज देखें, गौर से देखें प्लीज। ये वाली फुटेज देखें सर। इसमें से क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो लोग अंदर आ रहे हैं क्या ये असेंबली के मेंबरान हैं सर? ये आउटसाइडर्स हैं जिनको परवेज इलाही साहब स्पीकर साहब खड़े हुए हैं। ये सारे के सारे ग्वाल मंडी के गुंडे हैं, और इसके अलावा पुलिस के गुंडे हैं। इसके अलावा वो जो जॉगिंग ट्रैक के अंदर वो भी पुलिस रिजर्व पुलिस के बंदे हैं, और इनके साथ ही वो ग्वाल मंडी के लोग भी दाखिल हुए। ठीक है सर, आप कह रहे हैं ग्वाल मंडी के लोग हैं, ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं इसको लेकर। बहरहाल आप जो कह रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, आप भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, और ये फुटेज भी जो लोगों को नजर आ रही है, तो लोग खुद फैसला कर लेंगे क्या मामला हुआ था। आगा साहब आपकी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप कहते रहे हैं सर कि रियासत के इत्तेहादी हैं, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फैसला बज़ाहिर जो हालात थे उसके बरक्स किया गया? आगा साहब हम तो देखें, हम हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह हम रियासत के इत्तेहादी रहे हैं, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। हमें इस बात में कतई तौर पे कोई गिला शिकवा कोई नहीं है। हम हमेशा रियासत के हमायती, हमदर्द और साथी रहे हैं और रहेंगे। आज इमरान खान कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है। आप लोग इत्तेहादी रहे हैं, जाहिर है इस तैनाती से पहले आप लोगों से भी मशवरा किया होगा ऑब्वियसली, तो ये नाम आखिर आया कहाँ से? तजवीज़ कुनिंदा कौन था सर, आपके इल्म में है? हमारे साथ इस किस्म का कोई मशवरा नहीं हुआ, और ये मशवरा ना करने का जो अमल है इसके ऊपर हम एहतजाज करते रहे हैं और पूरे 3 साल करते रहे हैं। लेकिन ये ज़ाहिर है कि हमारा असूली फैसला है कि हमने अगर हुकूमत में साथ दिया है तो हम इस वक्त भी साथ देंगे। सही। आगा साहब इमरान खान जिस तरह से सर जलसों में गुफ्तगू कर रहे हैं, कि आपको लगता है वो इदारों से तसादुम की जानिब जा रहे हैं, और इस सारे मामले में आपकी नज़र में रियासत सोच क्या रही है सर? मेरे ख्याल में उन्होंने कभी किसी तकरीर के अंदर भी आज तक जितने जलसे 3 जलसे हुए हैं, तीनों जलसों के अंदर उन्होंने रियासत के खिलाफ कोई बात नहीं की, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं की, अदारों के खिलाफ कोई बात नहीं की। आप अगर इससे ये हज करती हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, हर किसी का अपना हक है कि वो अपने ज़हन से सोचे और अपना फ़ैसला करे। मैंने उनकी ज़ुबान से अभी तक मैंने सारी तकरीरें उनकी सुनी हैं, उन्होंने अभी तक किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, सिवाय अदालत के साथ उन्होंने ज़रूर गिला किया है और बड़े वाज़ेह अल्फाज में किया है, और वो गिला बनता भी है। अच्छा, आप कह रहे हैं वो गिला बनता है। सर इमरान खान आज कहते हैं उस्मान बुज़दार को हटाना उनकी गलती थी, नैबज़दा अफराद वज़ीर आला बनना चाहते थे इसलिए बुज़दार को लेकर आया। तो काफ लीग इस बयान को कैसे देख रही है? आज उस्मान बुज़दार को हटाना उन्हें गलती लग रहा है, कल परवेज इलाही साहब की नामजदगी पर भी तो गलती का इकरार नहीं कर लेंगे? देखें, ये पार्टी टू पार्टी बातें होती हैं। ये जब पार्टी के साथ मीटिंग होगी तो उसके अंदर अगर कोई बात ऐसी आई होगी, मैंने वो सुना नहीं है, अगर कोई बात उन्होंने ऐसी की होगी तो उनके साथ डिस्कस होगी। सर लास्टली सर पंजाब असेंबली में जो तशद्दुद हुआ उससे पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। परवेज इलाही साहब को भी चोट लगी। सियासत में बर्दाश्त क्यों ख़त्म होती जा रही है? इसका जिम्मेदार आगा साहब आप किसे समझते हैं सर?
मैं नून लीग को समझता हूँ उनका हमेशा से ये तर्ज सियासत रहा है। उन्होंने, आपको याद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमला किया, उन्होंने सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म किए, सहाफ़ियों को उठा उठा के उनको ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे किसी जुडिशरी की एक्सेस नहीं हो सकती, उनको मारा पीटा। मैं बहुत सारे नाम बता सकता हूँ जिसमें काबिल जिक्र नजम सेठी भी है। और आप लोगों को याद रखना चाहिए, मैं समझता हूँ कि मीडिया की याददाश्त जो है, उनके पास फुटेजेस भी होती हैं, हर चीज़ होती है, उनकी याददाश्त हमसे बेहतर होनी चाहिए। आगा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने इसीलिए आपसे गुफ्तगू करते हुए भी कहा था कि आप जो बात कर रहे हैं वो भी काबिल एहतराम है और जो मनाजर मैं इस वक्त दिखा रही हूँ वो भी काबिल एहतराम है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इसी फुटेज के हवाले से ही मैं बात कर रही थी। मैं चाह रही हूँ ज़रा एक दफ़ा और भी आप लोगों को ये फुटेज दिखा दूँ। ये वो फुटेज है जो आउटसाइडर्स की बात हो रही थी, जो कामिल अली आगा साहब ने भी कहा जब मैंने उनसे ये पूछा कि ये क्या ये जस्टिफाइड है कि आप डिप्टी स्पीकर के लिए ये गए कि वो अपने प्राइवेट गार्ड के साथ आए हुए तो इसलिए उन्हें मारा जाए, उनके बाल नोचे जाएँ, उनके साथ जो भी किया जाए वो कम है, वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो ये वो फुटेज है कि जो लोग अंदर आ रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब खड़े हुए हैं और उनके सामने ये आउटसाइडर्स हैं जो अंदर की तरफ तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। तो फिर मैं क्या कहूँ इस पर। कामिल अली आगा साहब कह रहे हैं कि वो इससे ज़्यादा, डिप्टी स्पीकर इससे ज़्यादा डिज़र्व करते थे जो उनके साथ हुआ। तो फिर स्पीकर साहब जो आउटसाइडर्स को अंदर लेकर आ रहे हैं वो क्या डिज़र्व करते थे, ये भी उनको जवाब देना चाहिए। बहरहाल जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ जी। कामरान मुर्तज़ा साहब JUIFA के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम। कामरान साहब, हुकूमत को बने हुए सर एक हफ्ता ही हुआ है और मौलाना साहब ने फौरी तौर पर इलेक्शन का मुतालबा कर दिया है। तो मौलाना साहब और इमरान खान साहब इस मामले पर तो फिर एक पेज पर आ गए। देखिए, हमारा इज्तिमाई तौर पे भी मुतालबा यही था कि इमरान खान साहब जो है ना, वो हुकूमत जो है उनकी के नतीजे में आई है और उसके बाद उनकी रुखसती चाहिए, तो हम मुतालबे पे कायम है। मुर्तज़ा साहब, अगर फौरी इलेक्शन ही चाहते थे सर, तो फिर अदम एतमाद की सूरत में फौरी इलेक्शन के ऐलान के इमरान खान के पैगाम को क्यों मुस्तरद किया गया था? फिर बात यह कि इमरान खान ने कौन से ऐसे हालात रखे थे अपोजिशन के साथ बना के कि उनको ये सेफ एग्जिट दिया जाता और उनको कहा जाता कि ठीक है हम इसको विड्रॉ करते हैं और आप उसके बाद रिजाइन करिएगा, और उसके बाद इमरान खान पे फिर एतमाद किसका था? तो इसका तरीकाकार यही था कि उनको रुखसत किया जाता। अब वो रुखसत हो गए हैं तो PDM का दूसरा मुतालबा था, वो हम उस पे हैं, उसकी तरफ हैं कि उसके बाद नया इलेक्शन। सर, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वाज़ेह कह चुका है कि 4 महीने से पहले तो इलेक्शन करवाना मुमकिन ही नहीं है। तो फिर आपका ये फौरी इलेक्शन का मुतालबा ये पूरा होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा मुर्तज़ा साहब। नहीं, 4 महीने में ना करवाएं, 3 महीने तो 90 डेज तो वैसे भी होते हैं ना, मतलब 4 महीने में नहीं 5 में करा लें, 5 में नहीं 6 में करा लें, मगर उसको 1.5 साल पूरा ना करें। ये ना कहें कि जी इसको जो है ना हम अपनी बकाया मुद्दत जो इस असेंबलियों की पूरी करते हैं, अब नए इलेक्शन करवाइए, नया मैंडेट जिसके पास आए, जिस पे कौम एतमाद करे उसकी वो हुकूमत करे। अच्छा, एक ऐसे वक्त में कामरान मुर्तज़ा साहब, जब इमरान खान का साजिश वाला बयानिया अपने जोबन पर है सर, अज़ीमुश्शान जलसे वो कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो, हर जानिबी PTI मकबूलियत की इंतहा पर है, मानेंगे आप भी। तो सर, KP बल्दियाती इलेक्शन फेज़ 2 और हंगू ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा वो भी फिर आपके सामने, आपको लगता है ऐसे में फौरी इलेक्शन आपके लिए सूदमंद साबित होंगे? देखिए, उसमें जो वो जलसे कर रहे हैं, तो अगर वो जलसे उनके साथ हमारे जलसे भी मिला के देख लीजिएगा। हमारे जलसे जब हमने लास्ट जलसा किया था वो क्या कमज़ोर जलसा था इस्लामाबाद? तो जलसे हमारे भी उसी तरह से हैं। अब दूसरी बात आपने की बल्दियाती इंतखाबात की, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में फर्स्ट फेज़ हम जीते थे, दूसरे फेज़ में उनकी गवर्नमेंट भी थी, इमरान खान साहब फुल्ली इन्वॉल्व थे, खुद इन्वॉल्व थे। उसके बाद नंबर पे वो पार्टी आई है, दूसरे नंबर पे हम आइए, हम तो आउट थे। और फिर मौलाना की सारी तवज्जो जो है यहाँ पे अदम एतमाद के हवाले से यहाँ पे थी। हंगू वाली सीट भी आप वो देख लीजिए कि हंगू वाली सीट किसने खाली की थी।
हंगू वाली सीट जो है वो जिसने खाली की थी उसी को मिलता है। गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का केस की थी, उन्हीं की थी। तो उसके बावजूद जो है ना वहाँ पे JUI जो है ना दूसरे नंबर पे, तो ये हमको आउटराइटली जो है ना वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। किसी वक्त हमारा जो है कैंडिडेट कमजोर भी हो सकता है, किसी वक्त कैंडिडेट बेहतर भी हो सकता है, मगर जिसकी गवर्नमेंट होती है या प्राइम मिनिस्टर खुद कैंपेन चला रहा होता है, ये चीजें मैटर करती हैं, उनके पास वसाइल होते हैं। जी सर, अब ऐसा भी सुनने में आ रहा है JUI कैबिनेट का हिस्सा बनने से सर कतरा रही है, तो क्या मौलाना साहब की वाहिद दिलचस्पी सर आईनी ओहदा सदारत ही है जिससे कम पर आप लोग तैयार नहीं है सर? इज इट राइट? उसमें ऐसा था कि इसमें कल भी ये बात की थी मैंने कि जी हम इंटरेस्टेड नहीं है, मगर आज शायद इसमें एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने। तो कल के बाद कोई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें पार्टी ने जो है फिर अल्टीमेटली जो उनकी राय एक रखी हुई थी उसको रिव्यू किया या उसके बाद रिव्यू किया या रिव्यू किया, जो भी उसको कह लीजिए। तो उसमें अब शायद एक डिप्टी स्पीकर के पोस्ट ले रहे हैं और 4 कोई मिनिस्टर्स की पोस्ट ले रहे हैं। तो वो बात तो अब नहीं रही, मगर हाँ हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं अभी। सर एक डिप्टी स्पीकर और 4 अगर मिनिस्ट्रीज आप लोग ले रहे हैं तो फिर ये इसी वजह से फिर ये इजी भी हो गया है कि जो इलेक्शन है वो 4-5 महीने के बाद करवा लें, और एक फ्रेंडली ऑपोजिशन का कल मैं आप ही के देख रही थी एक प्रोग्राम में, तो अब ये उससे सिनेरियो आपका चेंज हो गया है। हम चाह रहे थे, मेरी अपनी ख्वाहिश भी ये थी, और मैंने मौलाना साहब की भी जो है ना कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के मामला है, उसमें गवर्नमेंट में ना जाना जो है वो बेहतर है। तो मेरी भी राय यही थी, मगर उसमें एक दिन में जो डेवलपमेंट हुई है वो मेरे इल्म में नहीं थी। तो आप कह रही हैं आईनी ओहदे की कोई इतनी बात जो है ना वो मौलाना साहब जो है ना वो इस तरह से नहीं है कि आप फर्ज कर लीजिए कि मौलाना साहब आईनी ओहदा लेके बैठ जाते हैं तो हमारे यहाँ कैंपेन कौन करेगा, हमारे यहाँ अगले इलेक्शन को कौन लेके चलेगा? मैं आप लोग इस पे अब मुत्तफिक हैं, इस पर आप लोगों को इत्मीनान है कि आपके पास 4 मिनिस्ट्रीज और डिप्टी स्पीकर की नशिस्त साहब के पास आ रही है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत साथ मौजूद थे, साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत बहुत शुक्रिया फ़रूक। अब सर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदालत रात 12 बजे खोलने के खान साहब के उस सवाल का जवाब दे दिया जो खान साहब ने पेशावर में भी पूछा था, कराची में भी पूछा था कि 24 घंटे काम करने वाली अदालत पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, आइन के मुहाफिज हैं, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इसकी परवाह नहीं है। 10-15 हज़ार लोग जमा करके तनकीद की जाए तो हम क्यों फैसले देंगे? क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए बुनियादी तौर के ऊपर ये उनके अपने रिमार्क्स हैं, उन्होंने कोर्ट में दिए हैं, और बात यह है कि जो फैसले होते हैं उन फैसलों के ऊपर तनकीद की जाती है। हमने कोई ऐसी तनकीद नहीं की, खुदा न खास्ता हमने कोई जजेस को बुरा भला नहीं कहा, हमने जजेस के बारे में वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जो नून लीग करती रही है, और मैं वो अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहता जिनके ऊपर उनके लोग नाहल हुए, बल्कि उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी किया था। हमारा बड़ा बुनियादी जो है वो मुद्दा बड़ा वाज़ेह है और आज भी मौजूद है। वो ख़त जो है, जो साइफर है, वो डीक्लासीफाई होकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँच चुका है। वो मेरे भी चीफ जस्टिस हैं, आपके भी चीफ जस्टिस हैं, पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। और जहाँ पर एक आपके बार बार कहा जाता था ISPR आया आके बता दे, उन्होंने बता दिया कि ख़त भी मौजूद है, फौज भी नहीं है और मुदाखलत भी हुई है। अब उस मुदाखलत हुई है, उसके ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, हमारा मुतालबा बड़ा वाज़ेह है कि जिस बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं, उन्होंने उसको रद्द कर दिया, जो फैसला आया उसके ऊपर मनोवन हमने अमल कर दिया। अब जो हमारा ग्रेवेंसेस है उसका हम इजहार कर रहे हैं कि आप एक अदालती हाई लेवल का इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं और इसकी तहकीकात करवा लें। तहकीकात करवा कर आप जो है वो हकाइक सामने ले आएँ। तो मैं समझता हूँ कि इस मौका के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कायम होती है, और सिर्फ जब हम अदालतों की बात 12 बजे की करते हैं, रात अदालतें लगती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप 24 घंटे अदालतें लगाकर लोगों को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करें, उस पर किसी किस्म की ना कोई रोकथाम है ना किसी ने रोका है। उसी के साथ साथ आप अपनी ही पुरानी नज़ीर का भी ख्याल रखें, जिसमें NICL केस में FIA के तफ्तीशी को बदला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र को रोका। हज स्कैंडल केस में हुसैन असगर का ट्रांसफ़र पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान किया, रोका। यहाँ पर शहबाज शरीफ सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म बनते साथ 16 अरब रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का FIA का केस है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर को पेश होने से मना कर देते हैं।
डीजी जो वहां का FIA का था डॉक्टर रिजवान, उसको जबरी छुट्टी पे भेज देते हैं। उससे मुतल्लिका जितनी टीम काम कर रही थी उसको कराची ट्रांसफर कर दिया जाता है। इदारे के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये जो खुलेआम NRO दिए जा रहे हैं, खड़े होकर स्टेज से कहते हैं कि हम इदारों की मजबूती चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है या जो कुछ आपके अपने जलसों में प्लेकार्ड्स के साथ लोग आए हुए होते हैं, कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं सर? मजम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? खान साहब अपने स्टेज से रोक क्यों नहीं रहे हैं उन लोगों को? देखें किरण, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो एक जमहूरी मुल्क है और कोई इस किस्म का ऐसा ना हमारी तरफ से कोई तरवीज है, ना हमने किसी का इजहार किया। हमने बड़े एक मुअद्दबाना अंदाज से अपनी गुजारिशात जो है वो पेश की हैं। पाकिस्तान का आइन हर शहरी को बराबर के हकूक़ देता है, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट भी उसको मिलता है। अब बुनियादी तौर के ऊपर आइन का आर्टिकल 63 है जिसको पाकिस्तान की आला अदलिया सुन रही है, सदारती रेफरेंस है। इसी पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो छंगा मांगा की मंडियां लगती हैं। पंजाब में जो है वो लूटों ज़मीर फरोशों के जरिए वहां पर एक जाली इलेक्शन करवाया जाता है। यहाँ भी सिंध हाउस को नीलाम घर बनाया जाता है, लेकिन अभी तक उस तरीके से उसकी तशरीह नहीं हुई। तो एक बेचैनी तो पाकिस्तान की आवाम के अंदर है, लोग ये चाहते हैं। अभी तो देखें, अभी तो जो पंजाब के अंदर जो उस दिन एक पुलिस के जरिए जिस तरीके से बाप ने बेटे को वजीर आला बनवाने के लिए जो पुलिस गर्दी करवाई है, ईवान के अंदर कोई स्ट्रेंजर इन द हाउस नहीं जा सकता। 700 पुलिस वालों को घुसाकर गन पॉइंट के ऊपर जिस तरीके से हमजा को वजारत आला जाली इलेक्शन कराया गया, उसको तो परवेज इलाही साहब किस तरह से आउटसाइडर्स को अंदर लेकर जा रहे थे, वो खड़े हुए थे, वो मंजर भी मैं साथ साथ दिखा रही हूँ। अगर मॉनिटर आपके पास है तो देख लीजिए। मुझे ये बता दीजिए, मुख्तसर बता दीजिएगा क्योंकि मुझे अगले सेगमेंट की तरफ जाना है। फरूख, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए। जी जरूरी है। अभी देखें, उस हवाले से हम तो इस इलेक्शन को ही नहीं मानते ना। जब कोई इसके ऊपर, जब ये इलेक्शन हुआ ही नहीं, पंजाब में अभी तक उसका फैसला हुआ ही नहीं है, गवर्नर भी उसके आईनी तकाजों को, आईनी पहलुओं को देख रहे हैं। उस पे जो है वो एडवोकेट जनरल ने भी ये कह दिया कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ, तो फिर अभी इस्तीफे देने का वहां मुझे मुख्तसरन ये बता दें, ये आप लोग अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अर्ली इलेक्शंस का नारा लगा रहे हैं। सर, अगर आपको वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो यही जिन लोगों को आप गद्दार कह रहे हैं, इन्हीं के साथ ही फिर दोबारा इन्हीं के साथ ही कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे? हाँ या ना बता दीजिए, हम अगले सेगमेंट में फिर अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह तफसीली बता देंगे, बात कर लेंगे। कतन नहीं कह रहे, इस हवाले से हमारी बड़ी क्लैरिटी है। ठीक है, और इंशाल्लाह ठीक है, जीते अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलती है तो ठीक है, वरना फिर आप लोग ऑपोजिशन में बैठेंगे। 2/3 हमारा काम है लेना। बिल्कुल ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारा काम है, आप इनसे रिक्वेस्ट करके इलेक्शन करवा दें। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। फरूख साथ मौजूद थे। क्विकली ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अखुवत फाउंडेशन से अमजद साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे वो हस्ती ज्वाइन कर चुके हैं जो कि सरबराह अखुवत फाउंडेशन के डॉक्टर अमजद साकिब, जिन्होंने 2001 में बिला सूद कर्ज फराहम करने का प्रोग्राम इसका आगाज़ किया और अब तक इस फाउंडेशन के तहत 53 अरब से ज़्यादा जो है वो कर्ज फराहम किए जा चुके हैं बिला सूद। बहुत शुक्रिया सर, इससे ज़्यादा कि मैं बताऊं, मैं चाहती हूं कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुने। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। आज के दौर में लोग हज़ारों रुपए देकर वापस नहीं करते हैं और आप अरबों के कर्ज दे चुके हैं। कैसे चलाते हैं सिस्टम? कर्जा किन शराइत पर दिया जाता है? वापसी कैसे यकीनी बनाते हैं अमजद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी। आपका सवाल बड़ा दिलचस्प है कि लोग जो हैं वो पैसा लेके वापस नहीं करते। मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर आप गुलाब की फसल बोएं तो क्या आपको कांटे काटने पड़ेंगे? आप गुलाब बोएंगे तो गुलाब ही मिलेगा, आप मोहब्बत करेंगे तो मोहब्बत मिलेगी, आप किसी के साथ ईसार और कुर्बानी करेंगे तो ईसार और कुर्बानी का जवाब ईसार और कुर्बानी में ही मिलेगा। तो असल चीज़ यह है कि हमने मुआशरे में एतमाद करना छोड़ दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान जो है ये बदगुमान नहीं होता, खुश गुमान होता है। मैं क्यों कहूँ कि कोई शख्स झूठा है जब तक कि वो ख़ुद साबित न करे। तो जो कुछ भी ये 162 अरब रुपए की रकम 50 लाख लोगों तक पहुंची, ये मवाख़ात के अजीम शान तसव्वुर की कामयाबी है, एतमाद की कामयाबी है, यकीन और उम्मीद की कामयाबी है। पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि गलत तस्वीर पेश की गई है कि हम झूठे हैं या बददयानत हैं। होंगे कोई शख्स
लेकिन ये 50 लाख ख़ानदान जो 3 करोड़ लोग बनते हैं ये तो नहीं है। और मुझे तो हर पाकिस्तानी एक रोशन दिमाग और एक बेहतरीन शख्स नज़र आता है, वो सिर्फ ये कहता है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, उससे बराबरी का सलूक किया जाए, उसका इस्तेहसाल ना किया जाए, उसे दुख और दर्द के कांटों पे ना घसीटा जाए। तो ये है कामयाबी का राज। जो भी इस लोगों से मोहब्बत करेगा उसको मोहब्बत मिलेगी। सर, अखुवत फाउंडेशन से फ़ायदा उठाकर कितने कितने अफराद हैं जो कि अब तक बरसरे रोज़गार हो चुके हैं? सालाना कितना कर्ज दिया जाता है? जी, मैंने अर्ज़ किया ना कि 162 अरब 50 लाख कर्ज़ों की सूरत में गया। 2.5-3 करोड़ अफराद जो उससे मुस्तफ़ीद हुए। ये तो दावा नहीं हम करते कि वो गुर्बत से निकल गए, लेकिन कम अज़ कम उनको ये एहसास तो ज़रूर हुआ कि वो गुर्बत के ख़िलाफ़ इस जद्दोजहद में अकेले नहीं हैं। रियासत के अदारों ने भी हमारी मदद की, हुकूमत ने भी वसाइल फ़राहम किए, और आप जैसे मुखय्यर हज़रात ने भी फ़राहम की रकम कर्ज़ हसन की सूरत में। तो यूँ ये इज्तिमाई काविशों का समर है कि हमने में से हर शख्स ने कहा कि मैं अपने हिस्से की शम्मा रोशन करूंगा। सर, आप तो ये लोग मेरे प्रोग्राम के तहत मेहनत करने के आदी बने, बेकारी नहीं बने, इन्होंने कारोबार साहब जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे और जो चाह रहे होंगे कि वो किसी तरह से अखुवत फाउंडेशन को अप्रोच कर सकें, सर उनके लिए ज़रा मुख्तसरन बता देंगे इसका प्रोसेस क्या है? बिला सूद कर्ज आप फराहम करते हैं, तो एक अगर मुख्तसरन आप मुझे इसका प्रोसेस बता दें ताकि लोगों को फ़ायदा हो जाए। जी देखें, 400 से ज़ायद शहर हैं और उनमें हमारे 850 दफातर हैं। आप वेबसाइट पे चले जाएं या अपने शहर में किसी शख्स से पूछ लें, लाखों लोग ऐसे हैं जो इस कर्ज़े से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हमारे दफ्तर पहुँचें, दरख्वास्त दें कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं भीख पे यकीन नहीं रखता, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप काम करने की सलाहियत रखते हैं और आपकी शोहरत और नेकनामी क्या है। तो हम आपको वो कर्ज़े की रकम जो 1 लाख से 2 लाख रुपए तक भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है, ज़रूरत के मुताबिक वो हम आपको पेश कर देंगे। आप उससे कारोबार करेंगे और फिर वो रकम वापस करेंगे। आपने अच्छे तरीके से काम किया तो आपको अगली दफ़ा उससे बड़ी रकम मिलेगी। तो ये काम जो है ये हम सिर्फ ये नहीं है कि ये एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं, हुकूमत भी हमारे साथ मिल के काम करती है, और हुकूमत के वसाइल के साथ मिल के देखें, जब तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा नहीं हो सकता। कोई भी हुकूमत तने तनहा या कोई भी प्राइवेट सेक्टर या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या चंद लोग इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। हमें एक इज्तिमाई तौर पर हाथ में हाथ डालकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो मदद का तरीका यही है कि जो शख्स आज बेरोज़गार है उसको कहें कि जाओ भाई जाकर ये लो कुछ रकम और कारोबार करो। तो ये 90% जो है ना जी रिस्क, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तजारत में है। तो हम लोगों को नौकरियों का झांसा देते हैं, हम उन्हें तजारत की तरफ क्यों नहीं मायल करते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं देते, सरमाया क्यों नहीं देते, हुनर क्यों नहीं देते? तो यही वो बुनियादी तस्वुरात हैं जिनको सामने रखकर इसी के साथ ही अमजद साहब, इसी के साथ ही अखुवत फाउंडेशन सर तालीम के जेवर से भी आरास्ता कर रहा है सर, तो इसका ख्याल कैसे आया और आगे क्या करने का इरादा है फाउंडेशन का? जी देखें, जो छोटे कर्जे हैं ना जी कारोबार के लिए, ये थोड़े अरसे के लिए हैं, 1-2 साल के लिए, जिससे लोग अपना रोज़गार कमाते हैं। लेकिन मुल्क में दायमी तब्दीली लानी हो तो आपको आला तालीम देनी पड़ेगी। तो हम गरीब बच्चों को कहते हैं कि आज तुम्हारे पास फीस नहीं है तो पढ़ लो, 10 साल बाद फीस अदा कर देना, 15 साल बाद फीस अदा कर देना, 20 साल बाद फीस अदा कर देना। तो ये एक लॉन्ग टर्म कर्ज हसन है। बुनियादी तसव्वुर वही कर्ज हसन का ही है, कारोबार में छोटे अरसे के लिए और तालीम में बड़े अरसे के लिए, ताकि कोई माँ ये ना कह सके कि मेरा बेटा लायक था, फायक था, सलाहियत रखता था, लेकिन मेरे पास चंद रुपए नहीं थे और मैं उसे पढ़ा ना सकी। तो ये एक दूसरी जहत है मवाक़ात मदीना की कि लोगों को कारोबार के बाद तालीम की तरफ लाया जाए ताकि वो मुल्क को, कौम का नाम बुलंद करें, रिसर्च करें, वैल्यू एडिशन करें सोसाइटी में, और जो हमारी मोहताजी है मगरब के ऊपर वो ख़त्म हो, हम अपने पाँव पे खड़ा हों। अपनी दरसगाहों में हमें इतनी रिसर्च करनी चाहिए कि हमें मगरब की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। वो जो इकबाल ने कहा कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, मेरी नज़र नहीं सूए कूफा व बगदाद। तो हम वो अहले नज़र
पैदा करना चाहते हैं जो अपनी दुनिया आप पैदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमजद साकिब साहब, आप साथ मौजूद थे। दो आपके लिए सर कि जो एक मकसद लेकर आप चल रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको बेहद कामयाबी अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी इसी के साथ ख़त्म हो गया है नाज़रीन। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपने और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।